नमस्कार, सांकेतिक भाषा के इस विशेष बुलेटिन में आप सभी का स्वागत है। मैं हूं ऋतु वर्मा, मेरे साथ एचआई एंकर दीपाली हैं। खबरों की शुरुआत करें उससे पहले नजर डालेंगे हेडलाइंस पर। संसद में राहुल गांधी के बयान पर हंगामा। रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह ने राहुल के दावे को भ्रमित करने वाला बताया। गृह मंत्री ने कहा कि राहुल गांधी ने स्पष्ट कर दिया कि किताब प्रकाशित नहीं हुई है, तो इस पर चर्चा कैसे हो सकती है। हंगामे के बाद लोकसभा की कार्रवाई कल तक के लिए स्थगित। वोटर लिस्ट में गड़बड़ी पर पश्चिम बंगाल में बीजेपी का हल्ला बोल। सभी 23 जिलों में डीएम ऑफिस का घेराव। मुख्य सचिव से समय न मिलने पर नेता प्रतिपक्ष शुभेंदु अधिकारी लोक भवन पहुंचे। कर्नाटक के गवर्नर थावरचंद गहलोत ने हेट स्पीच और हेट क्राइम बिल को राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू के पास भेजा। गवर्नर ने बिल पर कई आपत्तियां उठाई। संविधान के अनुच्छेद 254 का उल्लंघन होने की संभावना। बीजेपी ने राज्यपाल के कदम का किया स्वागत। पाकिस्तान के बलूचिस्तान में सेना का ऑपरेशन। क्वेटा, सीबी, ग्वादर, नौशकी में पाकिस्तानी सुरक्षा बलों के 17 जवानों की मौत। बलूचिस्तान के मुख्यमंत्री ने 140 से ज्यादा आतंकियों के मारे जाने का किया दावा। और शुरुआत करेंगे आज संसद के भीतर राष्ट्रपति के अभिभाषण पर धन्यवाद प्रस्ताव पर चर्चा के दौरान हुए हंगामे की। राहुल गांधी के बयान पर लोकसभा में हंगामा क्यों हुआ? दरअसल राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू के अभिभाषण पर लोकसभा में विपक्ष के नेता राहुल गांधी ने अपनी बात रखी। इस बीच उन्होंने डोकलाम में चीनी घुसपैठ का जैसे ही जिक्र किया तो सदन में हंगामा मच गया। इसके लिए राहुल गांधी ने एक पुस्तक का हवाला दिया। राहुल गांधी ने कहा कि इस पुस्तक को सरकार प्रकाशित नहीं होने दे रही है। About when 4 Chinese tanks were entering Indian territory, they were taking a ridge in Doklam, and the army chief writes, and I quote from an article that is quoting his book, "The tanks were within a few hundred meters of Indian positions on the Kailash range." No, sir. No, sir. No, only started. No. He is not yielding. Sir. This is not. He is not. राहुल गांधी के दावों को लेकर रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह ने खारिज करते हुए कहा कि यह पुस्तक कभी भी प्रकाशित ही नहीं हुई। क्या वह पुस्तक प्रकाशित हुई है जिसमें यह सब सारी बातें लिखी हैं? यदि प्रकाशित हुई है तब तो आप उसका उल्लेख करिए। नहीं प्रकाशित हुई है तो उल्लेख करने का कोई औचित्य नहीं है। अध्यक्ष महोदय, या लीडर अपोजिशन सदन को गुमराह करने की कोशिश कर रहे हैं। मैं आपसे अनुरोध करना चाहता हूं, इन्हें किसी भी सूरत में यह बात बोलने की यहां पर इजाजत नहीं दी जानी चाहिए। वहीं गृह मंत्री अमित शाह ने भी इस मामले में हस्तक्षेप किया। उन्होंने कहा कि राहुल गांधी ने स्पष्ट कर दिया है कि किताब प्रकाशित नहीं हुई है, तो इस पर चर्चा कैसे हो सकती है। संसदीय कार्य मंत्री किरेन रिजिजू ने लोकसभा में विपक्ष के नेता राहुल गांधी पर नियमों के उल्लंघन का आरोप लगाया है। उन्होंने कहा कि राष्ट्रपति के अभिभाषण पर धन्यवाद प्रस्ताव के दौरान राहुल गांधी ने एक ऐसी किताब से उद्धृत दिया जिसकी प्रामाणिकता और प्रकाशन को लेकर स्पष्ट जानकारी नहीं दी गई। किरेन रिजिजू ने बताया कि रक्षा मंत्री सहित सत्ता पक्ष ने सदन में नियमों के पालन पर जोर दिया और कहा कि कोई भी सदस्य चेयर को चुनौती नहीं दे सकता। उन्होंने आरोप लगाया कि लोकसभा स्पीकर के फैसले के बावजूद राहुल गांधी बार बार वही गलती दोहराते रहे और सदन का आधा घंटा बर्बाद किया। स्पीकर ने रूलिंग दिया। रूल 349 के तहत कोई भी मैगजीन, किताब या कोई भी पब्लिकेशन का जब तक आप ऑथेंटिक नहीं करते हैं या उस चर्चा से संबंधित नहीं है, चर्चा नहीं कर सकते। रूलिंग दे दिया। अब जब चेयर से रूलिंग देता है तो वो फाइनल होता है और चेयर को हम चैलेंज नहीं कर सकते हैं। लोकसभा स्पीकर के रूलिंग के बाद राहुल गांधी जी बार बार सेम गलती दोहराया जा रहा है। स्पीकर साहब ने फिर से उनको कहा
की व्यवस्था बना दिया गया है, रूलिंग हो चुका है, अब आगे बढ़ी है। राष्ट्रपति का अभिभाषण पे आप चर्चा कीजिए, बोल नहीं रहा है। पूरा आधा घंटा राहुल गांधी जी ने समय बर्बाद करके। किरण रिजिजू ने कहा कि राहुल गांधी किसी नियम का पालन नहीं करते, वे खुद को संसद से ऊपर समझते हैं। आज राहुल गांधी जी पहले माफी मांगे। हम लोग तो राष्ट्रपति का अभिभाषण पे धन्यवाद प्रस्ताव पे चर्चा करके सदन में एक दूसरा का हम सुन करके आगे बढ़ना चाहते हैं। आप किसी बड़े परिवार में पैदा हुआ तो क्या आप सदन से ऊपर हो गए, अब नियम से ऊपर हो गए? भारत लोकतंत्र देश है, यह नियम से चलता है। हमारा लोकसभा राज्यसभा का प्रोसीड्यूर्स है, रूल्स है, रूल्स ऑफ बिजनेस। जो कंडक्ट करता है, कंडक्ट एक तो उसका तरीका होता है। राहुल गांधी कोई रूल को मानते ही नहीं, वो तो सोचते कि सदन से ऊपर है, और उसके कांग्रेस के सीनियर लीडर उठ की ताली बजा रहे हैं। राहुल गांधी ने चीन मुद्दे पर सरकार को घेरने की रणनीति के तहत आज लोकसभा में एक अप्रकाशित पुस्तक और मैगजीन में छपे आलेख के आधार पर आरोप लगाए। हालांकि इस हमले में राहुल गांधी और कांग्रेस सरकार को कितना घेर पाए, इसका आकलन तो बाद में होगा, लेकिन इतना साफ है कि इस बयानबाजी के बाद कांग्रेस और प्रथम प्रधानमंत्री जवाहरलाल नेहरू की चीन नीति खुद सवालों के घेरे में आ गई है। जानकारों का कहना है कि राहुल गांधी संसद में चीन को लेकर गढ़ी हुई और भ्रामक बातें पढ़ रहे हैं, जबकि भारत चीन संबंधों से जुड़ा पूरा इतिहास सार्वजनिक दस्तावेजों और प्रमाणित पुस्तकों में दर्ज है। इतिहासकारों के मुताबिक नेहरू काल में चीन को लेकर लिए गए फैसलों में भारत ने हजारों एकड़ जमीन गंवाई, जिसे एक ऐतिहासिक तथ्य माना जाता है। जानकारों का यह भी कहना है कि राहुल गांधी को आरोप लगाने से पहले इतिहास पढ़ना चाहिए। नेहरू सरकार की चीन नीति में हुई गलतियां न सिर्फ दर्ज हैं, बल्कि उस पर कई चर्चित किताबें भी लिखी जा चुकी हैं। इनमें तत्कालीन IB प्रमुख BL मलिक की किताब माई ईयर्स विद नेहरू द चाइनीज बिट्रेयल, सेना अधिकारी जॉन दलबी की किताब हिमालयन ब्लंडर, ये 2 किताबें, और पूर्व विदेश सचिव विजय गोखले की किताब क्रॉसविंड्स नेहरू जो एंड द एंग्लो अमेरिकन कंपटीशन ओवर चाइना प्रमुख है। इन तमाम किताबों में वो सारे तथ्य शामिल हैं जो भारत और चीन को लेकर हैं नेहरू काल के दौरान के। जानकारों का कहना है कि इन किताबों को पढ़ने से नेहरू सरकार की तथाकथित चीन नीति और 1962 युद्ध की पृष्ठभूमि को बेहतर से समझा जा सकता है। उनका आरोप है कि राहुल गांधी इस पूरे मुद्दे पर हमला करो और निकल जाओ की रणनीति करते दिख रहे हैं। विशेषज्ञों का मानना है कि इतिहास के तथ्यों से आंख मूंद कर संसद में आरोप लगाना देश हित में नहीं, और सियासत के इस नंबर गेम में राहुल गांधी का ये हमला कहीं उनके लिए हिट विकेट साबित ना हो जाए। लोकसभा में राष्ट्रपति के अभिभाषण पर धन्यवाद प्रस्ताव की चर्चा के दौरान भाजपा सांसद तेजस्वी सूर्या ने केंद्र सरकार के पिछले 10 वर्षों के कार्यों की सराहना की। उन्होंने कहा कि इस अवधि में सबसे बड़ा बदलाव ये है कि राष्ट्रपति के अभिभाषण में अब भ्रष्टाचार, घोटालों या विवादों का जिक्र नहीं होता, क्योंकि देश को एक ईमानदार और पारदर्शी सरकार मिली है। सबसे बड़ा चेंज जो पिछले 10 साल में देश में हुआ है वो ये है कि पिछले 10 साल में राष्ट्रपति जी के हर अभिभाषण में करप्शन के स्कैम्स के या स्कैंडल के एक उल्लेख का भी जरूरत नहीं है, बिकॉज वी हैव डिलीवर्ड द मोस्ट ऑनेस्ट, मोस्ट इंटीग्रेट गवर्नमेंट इन द लास्ट 10 years. This has been the biggest achievement of this government. धन्यवाद प्रस्ताव की चर्चा में भाजपा सांसद तेजस्वी सूर्या ने कहा कि भ्रष्टाचार का सबसे बड़ा नुकसान गरीबों को होता था। उन्होंने कहा कि 2026 में राष्ट्रपति ने सरकार की पारदर्शी और ईमानदार प्रणालियों की सराहना की है और पिछले 1 साल में सीधे लाभ हस्तांतरण के जरिए 6.75 लाख करोड़ रुपए लाभार्थियों के खातों में पहुंचे हैं, जो यूपीए काल से बड़ा बदलाव दर्शाता है।
करप्शन का सबसे बड़ा भोज, करप्शन का सबसे बड़ा नुकसान देश के गरीब को होता था। And contrasted to today, when in 2026, Honorable President says in her address, my government is institutionalizing transparency and honesty in systems. In the last 1 year, my government has provided benefits worth more than 6.75 lakh crore rupees directly to the beneficiaries through direct benefit transfer. 2011 के यूपीए जमाने में राष्ट्रपति जी कहे हैं, she has said that the benefits intended for the poor are not reaching them in the right measure, and here in 2026 the government has delivered 6.7 lakh crore rupees in direct benefit transfers in the account to the people of this country. हरियाणा के मुख्यमंत्री नायब सिंह सैनी ने आज प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी से शिष्टाचार मुलाकात की। बैठक के दौरान केंद्र और राज्य के बीच समन्वय को और मजबूत करने पर विशेष जोर दिया गया। मुख्यमंत्री ने कहा कि प्रधानमंत्री मोदी के मार्गदर्शन में सबका साथ, सबका विकास, सबका विश्वास और सबका प्रयास के मंत्र के साथ हरियाणा निरंतर प्रगति की राह पर अग्रसर है। बजट 2026 में सरकार ने संस्कृति और पुरातत्व को विकास के महत्वपूर्ण स्तंभ के रूप में प्रस्तुत किया है। इस विषय में संस्कृति मंत्रालय के सचिव विवेक अग्रवाल ने जानकारी देते हुए बताया कि संस्कृति एवं पुरातत्व विभाग के अंतर्गत 15 प्रमुख पुरातात्विक और धरोहर स्थलों को संस्कृति पर्यटन केंद्र के रूप में विकसित करने का प्रस्ताव रखा गया है। संस्कृति मंत्रालय के लिए बहुत महत्वपूर्ण बजट है, क्योंकि इस बजट में माननीय फाइनेंस मिनिस्टर ने ये डिक्लेयर किया है कि जो हमारी ASI की आर्कियोलॉजिकल साइट्स हैं, खासकर जो एक्सकेवेशन साइट्स हैं, उनकी डेवलपमेंट के लिए 15 ऐसी साइट्स को पूरी तरह से डेवलप करने के लिए फंड्स उपलब्ध किए जाएंगे। और डेवलपमेंट का मतलब ये है कि ये वैसी साइट्स हैं जहाँ पे अभी एक बार एक्सकेवेशन होने के बाद कोई विजिटर एक्सपीरियंस नहीं है, तो वहाँ पे पूरा कंप्लीट विजिटर एक्सपीरियंस क्रिएट करने के लिए उन साइट्स को पुनः एक्सकवेट करके उनके ऊपर व्यूइंग ब्रिजेस बना के, कैनपी बना के, इंटरप्रिटेशन सेंटर बना के उन साइट्स को ओपन किया जाएगा। और जो ये साइट्स ओपन होंगी उसमें ना केवल बहुत सारे विजिटर्स को सुविधा मिलेगी, बल्कि बहुत सारे जॉब्स क्रिएट होंगे। उन्होंने कहा कि इसका उद्देश्य न केवल इन ऐतिहासिक स्थलों का संरक्षण करना है, बल्कि उन्हें आधुनिक सुविधाओं से जोड़कर पर्यटन के लिए आकर्षक बनाना भी है। इससे स्थानीय संस्कृति को बढ़ावा मिलेगा, क्षेत्रीय अर्थव्यवस्था सुदृढ़ होगी और रोजगार के नए अवसर सृजित होंगे। टूरिज्म को बढ़ावा मिलेगा और वहाँ पे देश और विदेश के बहुत सारे टूरिस्ट आके उन साइट्स को देख पाएंगे, उसको अच्छे से समझ पाएंगे, और जो भारत की हिस्ट्री है और जो भारत की सभ्यता के बहुत सारे महत्वपूर्ण पहलू हैं उनको हमारी यंगर जनरेशन जान पाएगी। उसके साथ ही बहुत सारे गाइड्स, टूर ऑपरेटर्स, टैक्सी ऑपरेटर्स, होटल के रूम्स का जो बिज़नेस है, तो बहुत सारा बिज़नेस को भी बढ़ावा मिलेगा, लाइवलीहुड्स इम्प्रूव होंगी और ये साइट्स जो हमारी मेन टूरिज्म के पॉइंट ऑफ व्यू से बहुत अच्छी साइट्स डेवलप हो जाएंगी। बजट में जहां एक तरफ गांव, गरीब और किसान पर विशेष ध्यान दिया गया है, तो वहीं इस बार MSME को भी केंद्र में रखा गया है। इसी कड़ी में बीजेपी सांसद और CAIT के महासचिव प्रवीण खंडेलवाल ने कहा कि MSME सेक्टर विकसित भारत के लिए ड्राइविंग का काम करेगा। ये बजट MSME की कैपेबिलिटी को मजबूत करेगा। इस बजट के सारे प्रावधान स्वदेशी भारत को मजबूती प्रदान करते हैं। सरकार ने यूनियन बजट में पहली बार MSME सेक्टर को केंद्र में रखा है। माननीय प्रधानमंत्री श्री नरेंद्र मोदी जी की जो सोच है विकसित भारत 2047 तक, अब आने वाले समय में MSME सेक्टर उसका ड्राइवर बनेगा। वास्तव में ये बजट MSME सेक्टर की जो कैपेबिलिटीज़ है उन कैपेबिलिटीज़ को और अधिक मजबूत करेगा। ये बजट स्वदेशी की कल्पना और विश्व का बाजार, उन दोनों के बीच के तालमेल का ये अनूठा दस्तावेज है। इसके साथ ही उन्होंने बताया कि CAIT इस साल दिल्ली के भारत मंडपम में 1 मई से 4 मई तक भारत व्यापार महोत्सव का आयोजन करने जा रहा है, जिसमें तकरीबन 2 लाख बिजनेस डेलीगेट हिस्सा लेंगे।
प्रधानमंत्री जी के इस स्वदेशी विजन को ध्यान में रखते हुए कॉन्फेडरेशन ऑफ ऑल इंडिया ट्रेडर्स आने वाली 1 मई से 4 मई तक भारत मंडपम प्रगति मैदान में भारतीय व्यापार महोत्सव का आयोजन कर रहा है और कल बजट में इसकी घोषणा जो कदम उठाए गए हैं एमएसएमई सेक्टर के लिए, उसकी घोषणा से हमारे इस अभियान को और अधिक मजबूती मिली है, क्योंकि इस 4 दिन के भारत व्यापार महोत्सव में 2 लाख बिजनेस डेलीगेट पूरे देश से आएंगे। राज्यसभा में जल प्रदूषण से जुड़े सवाल के जवाब में केंद्रीय जल शक्ति मंत्री सीआर पाटिल ने कहा कि देश के किसी भी क्षेत्र के लोग दूषित पानी पीने के लिए बाध्य नहीं हैं। उन्होंने बताया कि देश का भूजल अधिकांशतः पीने योग्य है और आज 16 करोड़ घरों में नल से जल पहुंच रहा है। सीआर पाटिल ने कहा कि जल जीवन मिशन के तहत हर घर जल योजना से अब तक 8.4 लाख करोड़ रुपए की बचत हुई है। इसके अलावा हर साल 60,000 बच्चों की मौत जो दूषित पानी के कारण होती थी, उसको रोका गया है। मध्य प्रदेश के इंदौर में दूषित पानी पीने से कई बच्चों की मौत के बारे में पूछे गए एक अन्य पूरक प्रश्न के जवाब में केंद्रीय जल शक्ति मंत्री ने कहा कि एक जिले में कभी कोई घटना हो तो उसके अपने कुछ कारण हो सकते हैं। इंदौर की घटना में की गई कार्रवाई के बारे में उन्होंने कहा कि विस्तृत रिपोर्ट आने पर सरकार उचित कार्रवाई करेगी। पानी पीने की जो आप बात कर रहे हैं, तो आप देखिए कि WHO का रिपोर्ट कहता है कि नल से जल देने के कारण जो शुद्ध पानी लोगों को मिला, उसके कारण जो लोगों के 8.4 लाख करोड़ रुपया आरोग्य के लिए अपना खर्च होता था, उसके अंदर बचत हुई है। जो हर साल जो बच्चे बाहर जाते थे, जो पानी मिलता था वो पीते थे, उनके कारण भी उनको हर साल 60,000 बच्चे की मौत होती थी, उसको भी रोका गया है। विदेश मंत्री डॉक्टर एस जयशंकर आज से अमेरिका के दौरे पर रहेंगे। अमेरिका के विदेश मंत्री मार्को रूबियो द्वारा आयोजित क्रिटिकल मिनरल्स मिनिस्ट्रियल में एस जयशंकर हिस्सा लेंगे। इस मिनिस्ट्रियल में सप्लाई चेन की मजबूती, स्वच्छ ऊर्जा बदलाव और महत्वपूर्ण खनिजों में रणनीतिक सहयोग पर बात होगी। इसके अलावा विदेश मंत्री एस जयशंकर अमेरिकी प्रशासन के वरिष्ठ अधिकारियों के साथ बैठकें भी करेंगे। पश्चिम बंगाल की मुख्यमंत्री ममता बनर्जी मुख्य चुनाव आयुक्त ज्ञानेश कुमार से मिलने के लिए दिल्ली स्थित चुनाव आयोग के दफ्तर पहुंच गई हैं। पश्चिम बंगाल में एसआईआर के मुद्दे पर सियासी घमासान जारी है। इसी कड़ी में बीजेपी ने एसआईआर प्रक्रिया में राज्य प्रशासन के अधिकारियों के एक वर्ग की भूमिका पर सवाल उठाते हुए प्रदर्शन किया। बीजेपी का आरोप है कि चुनाव आयोग के अधीन होने के बावजूद राज्य प्रशासन के कुछ अधिकारी निष्पक्ष रूप से काम नहीं कर रहे। बीजेपी का दावा है कि एसआईआर की सुनवाई प्रक्रिया में हो रही परेशानी के मूल में भी यही अधिकारी हैं। वहीं बीजेपी नेता शुभेंदु अधिकारी को मुख्य सचिव नंदिनी चक्रवर्ती से 4 बजे मुलाकात करनी थी, लेकिन उन्हें मुख्य सचिव से मुलाकात का समय नहीं दिया गया, जिसके बाद वे लोक भवन पहुंचे। उन्होंने आरोप लगाया कि तृणमूल और तृणमूल की आईटी सेल आईपैक के निर्देश पर जानबूझकर नामों की लिस्ट में गलती करवाकर आम लोगों को सुनवाई के लिए बुला रही है और उन्हें परेशान कर रही है। इस संदर्भ में बशीरहाट के एआरओ के खिलाफ चुनाव आयोग द्वारा जारी किए गए निलंबन आदेश का हवाला देते हुए शुभेंदु अधिकारी ने मांग की है कि इस तरह के अधिकारियों को निलंबित कर उनके खिलाफ एफआईआर दर्ज की जाए। इसके साथ ही शुभेंदु अधिकारी ने मुर्शिदाबाद, दक्षिण 24 परगना और पूर्व मेदिनीपुर के जिलाधिकारियों को भी निलंबित करने की मांग उठाई है। दिवंगत नेता अजीत पवार के निधन पर केंद्रीय मंत्री रामदास अठावले ने संजय राउत पर निशाना साधते हुए कहा कि संजय राउत इस मामले में राजनीति कर रहे हैं। अब शरद पवार ने बोल दिया है कि इसमें राजनीति करने की जरूरत नहीं है, तो सभी मुद्दे खत्म हो जाते हैं। दुर्घटना कैसे हुई उसकी पूरी जांच होनी चाहिए, लेकिन संजय राउत का इस मामले में राजनीति करना ठीक नहीं है। केंद्रीय मंत्री रामदास अठावले जी इस समय हमारे साथ हैं। सर, संजय राउत जिस तरह के आरोप लगा रहे हैं, क्या लगता है कि अब राजनीति हो रही है इस पर? मुझे लगता है कि संजय राउत राजनीति कर रहे हैं। संजय राउत जी इसी तरह की शंका व्यक्त कर रहे हैं।
शरद पवार अजित पवार एक होने वाले थे और इसीलिए ये कोई हत्या का गढ़वाया है, ऐसा आरोप उन्होंने लगाया है, लेकिन उसमें बिल्कुल तथ्य नहीं है। माननीय शरद पवार साहब ने अनाउंस किया है कि ये पूरा एक्सीडेंट था और इसमें किसने राजनीति नहीं करनी चाहिए। तो मुझे लगता है कि संजय राउत जी इसी तरह के बयान देने में एक्सपर्ट है, इसी तरह का बयान नहीं देना चाहिए। जो नुकसान हमारा हुआ है, बहुत बड़ा नुकसान हुआ है अजित पवार जाने से। जरूर एयरक्राफ्ट क्रैश की पूरी इंक्वायरी होनी चाहिए, जांच होनी चाहिए, लेकिन इसमें कोई पॉलिटिकल कोई मतलब इसमें किसी का हाथ है, इसी तरह का आरोप लगाना बिल्कुल ठीक नहीं है। जब शरद पवार ने ये कह दिया है कि इसे राजनीतिक एंगल नहीं दिया जाए, एक घटना है, ये मात्र दुर्घटना हुई है, उसके बाद संजय राउत क्यों इस तरह के आरोप लगाकर, आपको क्या लगता है इसके पीछे कोई मंशा है इन लोगों की? नहीं, मुझे लगता है इनके पीछे मंशा यही है कि भाई आरोप लगाकर बदनाम करने की आदत उनकी है, मतलब नैरेटिव पैदा करके मतलब फायदा उठाने का काम हमेशा उन लोगों ने किया है। तो संजय राउत जी ने इसी तरह का आरोप लगाना ठीक नहीं, पूरी जांच जरूर होनी चाहिए। ऐसा एयरक्राफ्ट क्यों उसमें बिगाड़ था, क्या मतलब कैप्टन की उसमें गलती है क्या, या और क्या हुआ है, तो इसके संबंध में पूरी जांच होनी चाहिए। तो ये थे हमारे साथ केंद्रीय मंत्री रामदास अठावले जी, जो बता रहे थे कि अजीत पवार की जो मृत्यु हुई है वो एक दुर्घटना है। हालांकि ये दुर्घटना किस कारण से हुई इसकी जांच होनी चाहिए, और संजय राउत ने जिस तरह के आरोप लगाए हैं वो मात्र राजनीति है। कैमरामैन विनय के साथ नीरज सिंह, डीडी न्यूज, दिल्ली। और बुलेटिन में वक्त एक छोटे से ब्रेक के बाद खबरें जारी। मणिपुर में दुर्गम परिस्थितियों के बीच भारतीय वायुसेना ने बचाव अभियान चलाया है। वायुसेना के Mi-17 V5 हेलीकॉप्टरों ने 3 दिनों तक लगातार राहत और अग्निशमन अभियान चलाया है। 9,500 फीट की ऊंचाई पर कम दृश्यता, तेज हवाओं और आग की चुनौती के बावजूद वायुसेना ने कुल 40,000 लीटर पानी गिराकर हालात पर काबू पाने में महत्वपूर्ण भूमिका निभाई है। इससे संबंधित एक वीडियो भी वायुसेना ने सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म एक्स पर साझा किया है। संकट की घड़ी में एक बार फिर भारतीय वायुसेना ने तत्परता और क्षमता का प्रदर्शन किया है। हिमाचल प्रदेश के लाहौल स्पीति में भारी बर्फबारी के बीच जल शक्ति विभाग के कर्मचारियों ने हिम्मत की नई मिसाल पेश की है। उदयपुर के आसपास के गांव में पीने का पानी पहुंचाने के लिए इन कर्मियों ने माइनस तापमान में 4 फीट बर्फ के अंदर घुसकर घंटों काम किया। बाहर से आने वाले सैलानियों को यहाँ की वादियाँ सिर्फ खूबसूरत लगती हैं, लेकिन स्थानीय लोगों के लिए यहाँ जीना पहाड़ जैसा ही मुश्किल है। और इसी के साथ इस बुलेटिन में बस इतना ही। मुझे और दीपाली को दीजिए अनुमति। नमस्कार।